हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में। तो गाइज़, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको फिजिक्स के ऊपर MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हम आपको 6 पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम अभी तक 90 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो फिजिक्स MCQs की, वहाँ से हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हो। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ पार्ट 7 ऑन फिजिक्स MCQs। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइज? चलिए आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 91। साउंड वेव्स डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ। आपको यहाँ पर बताना है साउंड वेव कौन सा फिनोमिना शो नहीं करती है। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है साउंड वेव्स रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, शो नहीं करती हैं। दोस्तों, आप सब ने हमें कमेंट्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही होते हैं। वीडियो पास करके इसका आंसर मार्क करिए। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताने लगा दोस्तों। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दैट मीन्स साउंड वेव्स डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। In a magnetic field, the direction of motion of a current carrying conductor is given by। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड में द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय कौन से रूल के अंतर्गत जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो दी जाती है। बताइए, ऑप्शंस आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। आप सब ने अगर 12th में बायो साइंस रखी होगी तो आपको ये चारों रूल्स पता होंगे। राइट आंसर चूज करिए दोस्तों। इन ए मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय। राइट आंसर इज गाइस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, आप सब ने JK SSB का लेवल तो अब देख ही लिया है, तो हम उसी तरह से जो है आपको क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ईजी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो परफॉर्म करिए अच्छा। यहाँ पर अगर आप परफॉर्म करोगे डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल में, आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आप जो है एग्जाम में भी अच्छा ही परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े से मॉडरेट लेवल या फिर मॉडरेट से थोड़े से जो है हाई लेवल के ही देखने को मिलेंगे आपको। चलिए 93 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड इज कॉल्ड। आपको बताना है दोस्तों, और मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड जो है उसे हम क्या कहते हैं। शॉटकी डायोड, फोटो डायोड, टनल डायोड या फिर PN जंक्शन डायोड। बताइए दोस्तों। और मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड इज कॉल्ड। ठीक है, याद रखें दोस्तों, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शॉटकी डायोड। आप सबने इसकी जो है इसके बारे में जब पढ़ा होगा, वहाँ पर इसकी डेफिनेशन में ही यही आता है कि अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड इज कॉल्ड शॉटकी डायोड। सिंपल फॉर्म में आपने इस तरह से याद रखना है इसको। चलिए 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू। बताइए 1 AMU जो है वो किसके बराबर होता है दोस्तों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 931 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू। इसकी कन्वर्जेंस आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, बाकी जितनी भी कन्वर्जेंस फिजिक्स में होती हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो उनमें से बनेगा ही बनेगा। होप करता हूँ आपने इसकी कन्वर्जन कर दी होगी। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी कन्वर्जन 1 AMU इज इक्वल टू आता है आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 95। द इम्प्योरिटी एटम्स विद विच सिलिकॉन शुड बी डोप्ड टू मेक P टाइप सेमीकंडक्टर आर। आपको बताना दोस्तों, वो इम्प्योरिटी एटम्स विद विच सिलिकॉन शुड बी डोप्ड, जिनके बीच क्या करना पड़ता है दोस्तों, सिलिकॉन को डोप करना पड़ता है टू मेक P टाइप सेमीकंडक्टर्स। बताइए दोस्तों, वो इम्प्योरिटी एटम्स कौन से होते हैं। फास्फोरस होते हैं, एंटीमनी होते हैं, बोरॉन होते हैं, या फिर जर्मेनियम होते हैं। बताइए दोस्तों, which are the impurity atoms with which silicon should be doped to make P type semiconductors? And the right answer is guys option C, that is boron। ठीक है, बोरॉन जो है इज द राइट आंसर हियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रॉड यूज टू। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं दोस्तों उसमें कैडमियम रॉड्स जो होती हैं उनको क्यों यूज़ किया जाता है। इनमें से आपको जो है
सही ऑप्शन चूज करके बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स को क्यों यूज़ किया जाता है। वीडियो को पॉज करिए, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, राइट आंसर जो है चूज़ करिए दोस्तों। होप करता हूँ आप सबने चूज़ कर दिए होंगे अभी तक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज दे ऑब्जर्व एक्सेस न्यूट्रॉन्स। वो क्या करते हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन जो है ऑब्जॉर्व करते हैं। इस वजह से, इस एबिलिटी की वजह से कैडमियम रॉड्स को जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 97। अ स्मॉल पीस ऑफ ए सबस्टेंस इज वीकली अट्रैक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द सबस्टेंस इज। आपको वो स्मॉल पीस ऑफ सबस्टेंस बताना है विच इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन सा है? द सबस्टेंस इज डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। दोस्तों ये आप सब फैमिलियर होंगे इन सभी नाम से, क्योंकि आप सब ने 12th में अगर बायो पढ़ी हो, साइंस पढ़ी होगी, तो आपको ये सभी डेफिनेशंस वगैरह आपने अच्छे से पढ़ी होंगी दोस्तों। तो काफ़ी जो है हम ढूंढ के आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर ला रहे हैं दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वो सबस्टांसेस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, उन सबस्टांसेस को हम क्या कहते हैं? उनको दोस्तों हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। क्लियर है, याद रखोगे दोस्तों। मैं मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, ये आप सबको पता होना चाहिए। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बॉडी का, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? मास ऑफ द बॉडी, मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। राइट आंसर आप सबको पता दोस्तों, एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी के ऊपर वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बाकी सभी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें, आप सब देख रहे हैं, टू द पॉइंट हम क्वेश्चन को डिस्कस करें, आर पार की बातें हम यहाँ पर नहीं करें जिससे आपका जो है टाइम वेस्ट हो। ठीक है, टू द पॉइंट हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। इन ए कैनॉट्स इंजन विच हीट इज टेकन फ्रॉम द सोर्स, इट्स टेम्परेचर। In a Carnot's engine, when heat is taken from the source, its temperature remains constant, decrease and then remain constant। आपको बताना है दोस्तों कि जब हम Carnot's इंजन में से क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जब heat is taken from the source, ठीक है, हीट जब हम उससे ले लेते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है Carnot's इंजन में, बताइए। इन Carnot's इंजन when heat is taken from the source, its temperature, बताइए दोस्तों क्या होता है, उसमें चेंज होती है या रिमेन कांस्टेंट रहता है? इसका राइट आंसर दोस्तों रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कि कैनॉट्स इंजन में अगर हम हीट बाहर भी निकाल दें तो भी वो जो है उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट ही रहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स अटेन ए टर्मिनल वैल्यू बिकॉज ऑफ, आपको बताना है जो वेलोसिटी होती है फॉलिंग रेन ड्रॉप्स की, वो एक टर्मिनल वैल्यू जो है वो अटेन कर लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से, एयर करंट की वजह से, अपवर्ड थ्रस्ट ड्यू टू एयर। ठीक है, थ्रस्ट आप सब जानते हैं। विस्कोस फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। ठीक है, बताइए दोस्तों इनमें से क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो है फॉलिंग रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो टर्मिनल वैल्यू जो है अटेन कर लेते हैं? सरफेस टेंशन, एयर करंट, एयर की जो करंट होगी दोस्तों, अपवर्ड थ्रस्ट, नीचे गिर रहा है तो जो है रिस्ट्रिक्शन हवा के द्वारा दी जाएगी वो, विस्कोस फोर्स, यही सेम ही हो गया कि जो रिस्ट्रिक्शन एयर के द्वारा जो है ड्रॉपलेट्स को दी जा रही है वो। बताइए इनमें से क्या रीज़न है कि फॉलिंग रेन ड्रॉप्स जो हैं वो एक टर्मिनल वैल्यू अटेन कर लेते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं जब ड्रॉपलेट्स जल्दी से नीचे गिरे होते हैं उनको रोक कौन लगा रहा होता है? एयर, जो उनकी एयर के द्वारा जो फोर्स उसकी जो लगती है, ठीक है, उसको रोक जो लगती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो फॉलिंग रेन ड्रॉप्स होते हैं वो एक टर्मिनल वैल्यू अचीव कर लेते हैं ड्यू टू विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर, एयर के द्वारा जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज काज्ड बाय, एरोप्लेन जो है वो कैसे उड़ता है बताइए? द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज काज्ड बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज लॉ। कैसे लिफ्ट होता है दोस्तों? द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज काज्ड बाय, कैसी होती है वो काज्ड, बताइए क्या रीज़न है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर आप सबको पता है दोस्तों बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है, बर्नौलीज थ्योरम आप सबने सुनी होगी दोस्तों, पढ़ी भी होगी। तो द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज काज्ड बाय बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, उसके वजह से ये काज होती है, द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज काज्ड बाय बर्नौलीज थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम एंटर्स वाटर? आपको बताना है
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज्ड, कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स है लाइट की वो अनचेंज रहेगी जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम वैक्यूम एंड एंटर्स वाटर। बताइए, स्पीड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। तो दोस्तों इनमें से जो फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी जो करेक्टरिस्टिक्स है लाइट की, अब वो अनचेंज रहेगी व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वैक्यूम एंटर्स वाटर। ठीक है, चलिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज मैक्सिमम फॉर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होता है? रेड लाइट के लिए, वायलेट के लिए, येलो के लिए, ग्रीन के लिए। चूज करिए दोस्तों अपना राइट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वायलेट लाइट, याद रखिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट। Let's move to the next question. The illuminating powers of two sources are compared by. Illuminating power किन्हीं भी दो sources की किसके द्वारा कंपेयर की जाती हैं? स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, फोटोमीटर के द्वारा, पोलैरीमीटर के द्वारा या फिर फ्लक्स मीटर के द्वारा। ठीक है, The illuminating powers of two sources are compared by फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर के द्वारा उनको कंपेयर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 105। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन यू एक्सप्लेन। वेव थ्योरी जो लाइट की होती है वो क्या एक्सप्लेन करती है? कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एंड द राइट आंसर इज गाइज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है 105th क्वेश्चन। आज हमने किया दोस्तों पार्ट 7 ऑन MCQs ऑन फिजिक्स। 3 पार्ट्स आपके और बचते हैं, टोटल हम आपको 10 पार्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद आपको जो है कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस के ऊपर मिल जाएगी। दोस्तों क्वेश्चंस आप सबको पता है थोड़े से मॉडरेट हम रखते हैं यहाँ पर, ताकि इजी क्वेश्चंस आप सबको पता है दोस्तों, इजी क्वेश्चंस आप सबने कवर कर लिए हैं। थोड़े से अगर आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं भी आता होगा, क्या पता आप एलिमिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, या तो आपको क्या पता सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर आप एलिमिनेशन काफ़ी अच्छे से तरीके से जो है ऑप्शंस की कर पाएंगे अगर आप थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों तो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, थोड़े से टफ क्वेश्चन जो है उनको भी ट्राई करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।